मुझे लगता है आदरणीय वर्मा साहब ने जो कुछ बोल दिया उसके बाद में कुछ बोलना बाकी नहीं है। जब उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को लिखने का विचार मुझे 40 साल पहले आया, मैंने के.एन. श्रीवास्तव साहब से पूछा कि 40 साल पहले लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते थे? लेकिन निश्चित ही आज का दिन एक अद्भुत अवसर है जब हम एक ऐसे ग्रंथ जो केवल शब्दों का संयोजन मात्र नहीं है, अपितु जीवन भर के अनुभूत ज्ञान और एक ऐसे ज्ञान की संचित निधि जिसको जीवन पर्यंत अध्ययन के मंथन से अर्जित किया गया, उसको जब शब्दों में पिरोया गया है, एक ऐसे ज्ञान के सागर, एक ऐसे ज्ञान के सेतु के लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं। हम सब के साथ उपस्थित डायरेक्टर IISc और आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री के.एन. श्रीवास्तव साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी बिष्ट साहब, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेरे ही राज्य के निवासी जिनका मेरे साथ अभी अभी परिचय हुआ, प्रख्यात वैज्ञानिक आदरणीय श्री V.N. ओझा साहब, और आज की उत्सव मूर्ति आदरणीय वर्मा साहब। वर्मा साहब जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये बोलते रहे तो अच्छा, और बाकी किसी और को न बोलना पड़े वो और भी अच्छा है। लेकिन शायद जिस धारा प्रवाह तरीके से इस विषय पर व्याख्या वो कर रहे थे, वो अपने आप में इस बात का द्योतक थी, परिचय थी कि ये पुस्तक केवल इधर से उधर से कुछ पढ़ के, कुछ सुन करके, कुछ लिख करके, कुछ एकत्रित करके संकलित किया हुआ एक दस्तावेज मात्र नहीं है, अपितु जो कुछ लिखा गया है उसको गहराई के साथ में समझ करके, उसका पूरी बारीकी के साथ में मंथन करके और उसके साथ साथ में उस अध्ययन को अपनी विवेक का उपयोग करते हुए उसको समायोजित करने वाला व्यक्ति बोल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये निरंतर बोलते रहे, और ऐसे व्याख्यान के बाद में उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है वो सबसे भीषण, सबसे जो है मुश्किल काम है और मुश्किल दायित्व है। मैं मानता हूं कि आज का ये समारोह मात्र एक पुस्तक का विमोचन जैसा नहीं है। इस छोटे से सभागार में जब इतने सारे विद्वज्जन यहाँ एक साथ एकत्रित आए, यदि उनकी संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम शायद उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान की निधि अर्जित अपने आप में की है, यहाँ उपस्थित लोगों ने जिस तरह से ज्ञान को अर्जित किया, उस ज्ञान को अगर एकत्रित करके उसको यदि हम एक साथ में जोड़ें तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारा सबका यहाँ एक साथ एकत्रित आना और इस पुस्तक का लोकार्पण ये ज्ञान की उस अखंड परंपरा का अभिनंदन है, उसका अभिवादन है, जिसे हजारों साल तक विश्व में मानवता को इस बात का संदेश दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा सामर्थ्य जो है उसके न तो शरीर में, उसकी शारीरिक शक्ति में है, न मनुष्य का सबसे बड़ा जो है सामर्थ्य उसकी बुद्धि में है, उसका विवेक मात्र उसकी शक्ति नहीं, अपितु मनुष्य का जो सबसे बड़ा सामर्थ्य है वो उसके जो है धर्म का जो बोध है उसके अंदर निहित है। उसने जो कुछ भी स्थूल रूप से अर्जित किया है
जो कुछ भी स्थूल रूप से हासिल किया है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में विकास ऐसा कहते हैं, वो एक सीमाओं में निबद्ध है। लेकिन धर्म का बोध, यदि धर्म को सही शब्दों में समझा जाए, सही अर्थों में समझा जाए, और मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय वर्मा साहब का कि उन्होंने भारत की धर्म की अवधारणा और पश्चिम की धर्म की अवधारणा पर संक्षिप्त में सही लेकिन बहुत गहराई के साथ में जो बात कही कि रिलीजन की जो सामान्य परिभाषा है, उस परिभाषा में और भारत की धर्म की अवधारणा में, इन दोनों में जो है जमीन और आसमान का जितना अंतर है उतना बड़ा अंतर है। वहां उनके लिए धर्म शरीर और बुद्धि, इन दो को संतुष्ट करने का माध्यम मात्र है, उनको एकत्रित करने या जोड़ने का एक रिजु या एक बंधन मात्र है। जबकि भारतीय अवधारणा में वो आत्मा को संतृप्त करके मुक्ति के मार्ग तक ले जाने की एक जीवन पद्धति और परंपरा का हिस्सा है। तो भारत की सभ्यता ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल विश्व को बदलना या जीवन के व्यक्ति के सामर्थ्य को बढ़ाना, व्यक्ति के जीवन में सुगमता लाना। जैसा अभी वर्मा साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए बात कर रहे थे कि वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, जीवन को सुगम बनाने वाला है। अभी तो भारत की सभ्यता ने ये माना कि इनसे इतर ज्ञान का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को स्वयं को बदलना और स्वयं को जानना है। और इस दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों मनीषियों ने स्थूल रूप से जहां एक बार पूरे यूनिवर्स को जानने पहचानने के लिए प्रयास किया, उन्होंने आकाश को मापने के लिए अंतरिक्ष के जो है गणनाएं करने, खगोल शास्त्रीय गणनाएं करने के ऊपर चिंतन किया होगा। लेकिन उसके साथ साथ में या उससे पहले उन्होंने भारत की सभ्यता एकमात्र सभ्यता थी कि जब उन्होंने अंतःकरण को मापने, जानने और खोजने, विद इन योरसेल्फ झांक करके देखने का, टू नो योरसेल्फ, टू नो द पर्पस ऑफ योर बीइंग, इस सब को जानने का प्रयास प्रकृति और प्रकृति के घटकों को जानने से पहले और उसके ज्यादा गहराई गंभीरता के साथ में किया। यदि हम विश्व के सभ्यताओं के इतिहास को उठा करके देखें तो हम निश्चित रूप से पाएंगे कि अन्य सभ्यताओं ने शक्ति का सृजन किया, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाया, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, भौगोलिक सीमाओं का विस्तार किया, उन्होंने साम्राज्य बनाया, उन्होंने आर्थिक साम्राज्य बनाया, वो व्यापार के दृष्टिकोण से अपने आप को बड़ा किया होगा, विशालता प्रदान की होगी। लेकिन भारत ने हजारों हजार साल तक ज्ञान का साम्राज्य जो है वो संकलित किया, ज्ञान के साम्राज्य की रचना की। और यही कारण है कि जब पूरा विश्व यदि सभ्यतागत इतिहास को उठा करके देखें और इस पश्चिमी अवधारणा जो हमारे मस्तिष्क पर थोपी गई है, इससे बाहर निकल करके यदि हम चिंतन करें तो हम पाएंगे कि जब विश्व की अन्य सभ्यताएं और उनमें विकसित हुई सभ्यताएं जो भारत से बहुत बहुत साल बाद, शताब्दियों या सहस्त्राब्दियों के बाद में विकास के क्रम में आई थी, उन सभ्यताओं के मानव जब अपने आप को पशुओं से पृथक करने का प्रयास करने के लिए, अपने आप को जब खाल और छाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, अपनी शील और अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने आप को उनसे पृथक दिखाने के लिए जब संघर्ष कर रहा था, तब हमारी भारतीय मनीषा जो है जीवन के यथार्थ को खोजने के लिए काम कर रही थी। तब उस समय में जब विश्व के सारे भूभाग ज्ञान के दृष्टिकोण से अंधकार के युग में थे, उस आदिम काल में भी भारत में नालंदा में, तक्षशिला में, भोजशाला में, उस समय में विक्रमशिला में, वल्लभी में, औदंतपुरी में जो है वो ज्ञान पर, विवेक पर, बुद्धि पर और हमारे विश्वविद्यालय जो है ज्ञान सत्ता के अभिषेक और अभिनंदन के लिए काम कर रहे थे। आज जब हम जिस पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ एकत्रित आए, मैं ये मानता हूं कि ये पुस्तक भी उसी सुदीर्घ बौद्धिक परंपरा जो है उसका हिस्सा और उसका भाग है, उसकी आधुनिक अभिव्यक्ति है।
तो आज हम सब, जैसा अभी आदरणीय वर्मा साहब ने कहा, कि हम एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हो गए जब जीवन में बहुत तेजी के साथ में परिवर्तन होने वाला है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पिछले 10,000 साल में जितना परिवर्तन नहीं हुआ उतना परिवर्तन पिछले 100 साल में हुआ। जितना पिछले 100 साल में परिवर्तन नहीं हुआ उससे ज्यादा परिवर्तन हम सब ने पिछले 10 साल में देखा है। और जितना 10 साल में परिवर्तन नहीं हुआ, जिस गति के साथ में तकनीकी विकसित हो रही है, अब तकनीकी ने अपने आप को जो है इवॉल्व करना जब शुरू कर दिया, परिष्कृत करना प्रारंभ कर दिया, तब पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है उससे कई हजार गुना अगले 10 साल में परिवर्तन होने वाला है। आज क्वांटम कंप्यूटिंग पर जिस तरह से काम हो रहा है, और जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग पर हम 1000 क्यूबिट तक क्रॉस कर देंगे, उस दिन दुनिया का परिदृश्य बदल जाएगा। जैसा अभी आदरणीय वर्मा साहब चिंता करते हुए व्यक्त कर रहे थे, इनकी चिंता बिल्कुल जायज है कि जिस दिन ये टेक्नोलॉजी, अभी आज जो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, जो कुछ हम बता रहे हैं, उसके अनुकूल काम अनुरूप काम करने के बजाय जब स्वयं विवेक से काम करने लग जाएगी, तब क्या किस तरह का डिजास्टर हो सकता है। निश्चित रूप से हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े मित्रों, जो हमारे लिए जो है वो एक बड़ी चिंता और चिंतन का विषय है। आज अगर हम सामान्य परिदृश्य में उठा करके देखें, जिन वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर, उधर सब खड़े नाराज मत हो जाइएगा, जिन वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर हम प्रकृति पर विजय करने के लिए चले थे, मानव ये समझा था कि हम प्रकृति को काबू में कर लेंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा डरी हुई कोई फ्रेटर्निटी है, वो वैज्ञानिकों की, जो प्रकृति के एक सामान्य छोटे से हलचल से भी पूरी मानव सभ्यता का अस्तित्व संकट में आ सकता है। ऐसी परिस्थिति हम सबके सामने खड़ी है। और निश्चित रूप से ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास हो रहा है, और ये जो विकास की दौड़ है, मैं मानता हूं औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के भुजाओं को ताकत दी, उसके जीवन में परिवर्तन करने के लिए काम किया। डिजिटल क्रांति ने उसकी उंगलियों को ताकत दी कि सिर्फ उंगलियों के हलचल मात्र से जीवन बदला जा सकता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धि का विस्तार कर रही है, ये बुद्धि का विस्तार आने वाले समय में हम सबके लिए चुनौती न बन जाए, इसके मार्ग को जो है अगर कोई आलोकित करती है तो ये पुस्तक और हमारी वो जो धर्म की अवधारणा और हमारी ज्ञान की परंपरा करती है। क्योंकि हर क्रांतिकारी छलांग जो मानव की किसी सभ्यता के विकास में, किसी तकनीकी के विकास के कारण से आती है, वो ऐसे आने वाली हर छलांग जो है एक नए प्रश्न को जन्म देती है। और वो प्रश्न होता है कि मनुष्य अपनी बनाई हुई तकनीकी या अपने विकसित की हुई तकनीकी को स्वयं दिशा देने का अधिकारी किस दिन तक रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि हम आने वाले समय में उस तकनीकी की गति का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जितनी प्रासंगिक है, उससे ज्यादा प्रासंगिक पहले कभी नहीं थी। न केवल स्थूल रूप में, अपितु चिंतन के क्षेत्र में भी वो और भी अधिक प्रासंगिक आज है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो अपने आप में भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और हम सबको आकर्षित करने वाला भी है। पुस्तक थोड़े से पन्नों को जो मैंने पलटने की कोशिश की है, इस बात का प्रयास करती है और बहुत सार्थकता के साथ में हम सबके मन में इस विषय को छोड़ती है कि केवल तकनीकी के विकास से हम जो है कहीं उस तकनीकी के गुलाम होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। और ऐसे समय में ये तकनीकी और सबसे खूबसूरत विषय जो है इस पुस्तक का, जो मुझे लगा कि कहीं हम सामान्यतया हम भारतीय जो है लेखन परंपरा के लोग या हम भारतीय सभ्यता को महत्ता देने वाले लोग जो हैं, हम जब कभी भी बात करते हैं तो हम सामान्यतः ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना हमारे मनीषियों ने भगवान बुद्ध के दर्शन में और उस दर्शन को फॉलो करने वाले ने ली। मैं धन्यवाद करता हूं कि वर्मा साहब उस मोहपाश में फंसे बिना उन्होंने बिना ये दावा किए कि विश्व के सारे जो विश्व के विकास हुए हैं या होने वाले हैं, ये सब हमारे ऋषियों मनीषियों ने खोज लिए थे। इस मोह में फंसे बिना उन्होंने इन दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने का प्रयास किया कि किस तरह से ये दोनों विषय जो हैं एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं, जिस श्लोक का उल्लेख मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जिस श्लोक को अभी हम सब के सामने आदरणीय वर्मा साहब ने कहा कि ये भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है कि हमने सब चीजों को उसके
जो है निजता में विद इन द पैरामीटर्स उसको स्वीकार किया, उसकी पूर्णता में स्वीकार किया और उसमें से जो श्रेष्ठ था उसको अंगीकार किया। ये श्रेष्ठ को अंगीकार करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ हुए, हमारे यहाँ विमर्श हुआ, हमारे यहाँ चिंतन हुआ, मतभेदों के होते हुए भी विचारों को स्वीकार्यता प्रदान की। और ये पुस्तक भी उसी परंपरा का एक जो है अनूठा वाहक है। और मैं इस पुस्तक की इस विशेषता के चलते हुए आदरणीय वर्मा साहब का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आधुनिकता और परंपरा जो है वो एक दूसरे की विरोधी नहीं है। आधुनिकता और परंपरा, या और इससे आगे बढ़कर के कहूं कि तकनीकी और संस्कृति जो है वो एक दूसरे की विरोधी नहीं है, अपितु वो एक दूसरे की पूरक है, तभी श्रेष्ठ है, तभी श्रेयस्कर है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रोफेसर चंद्रभूषण वर्मा जी को हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये रचना निश्चित रूप से वर्तमान समय में प्रासंगिक भी होगी, महत्वपूर्ण भी होगी और आने वाले समय में मानव मात्र के कल्याण के लिए लाभदायक भी होगी। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इस विषय पर अभी मैं कुछ लंबी चौड़ी बात करूं नहीं तो अनुकूल होगा। और आदरणीय वर्मा साहब के व्याख्यान के बाद में, और मुझे लगता है इतने सारे जो है यहाँ बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हैं, इतने अनुभवी लोग बैठे हैं, इतने सारा अध्ययन किए हुए लोग बैठे हैं, उन सब के बीच में मेरे जैसे सामान्य आदमी का इतनी सारी बातें करना उचित नहीं होगा। लेकिन आप एक बार फिर आ रहे हैं वर्मा साहब को बहुत सारी बधाई देते हुए आपको अभिनंदन करता हूं कि मुझे आपने इतने सारे जो है लब्ध प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। Thank you, Honorable Minister, on behalf of the International Center. Our sincere gratitude for an address.